आज के इस दिलचस्प विश्लेषण पर आते हैं। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है ना कि कोई भी टीम अजेय नहीं होती। और जब भी हम किसी को अनबीटेबल मान लेते हैं तो ये खेल बड़े शानदार तरीके से हमें हैरान कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिला जब गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का आमना सामना हुआ। एक ऐसा नतीजा जिसने साबित कर दिया कि क्रिकेट के मैदान पर पहले से कुछ भी तय नहीं होता। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे गुजरात की वो अप्रत्याशित जीत, फिर शुभमन गिल की शानदार बैटिंग मास्टरक्लास, भुवनेश्वर कुमार का वो घातक बॉलिंग स्पेल और हाँ, उस कैच विवाद पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद जितेश शर्मा के उस बयान और आखिर में पॉइंट्स टेबल पर पड़े असर की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, गुजरात की वो जीत जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। मैच से पहले ना ये मुकाबला बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलियात की कहानी जैसा लग रहा था। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ आरसीबी की वो धाकड़ इंटरनेशनल लेवल की बैटिंग पावर हाउस और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की वो बैटिंग लाइनअप जो काफी हद तक गेंदबाजों पर निर्भर थी और थोड़ी कमजोर दिख रही थी। कागज पर देखा जाए तो आरसीबी का पलड़ा बहुत भारी था, लेकिन असल खेल तो मैदान पर होता है ना। आरसीबी जैसी मजबूत टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई और महज 155 रनों पर ऑल आउट हो गई। और गुजरात ने क्या किया? उन्होंने इस टारगेट को बिना किसी परेशानी के महज 15.5 ओवर्स में ही चेस कर लिया। इस विशाल जीत के साथ ही गुजरात ने अपने 10 अहम पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं और खुद को टूर्नामेंट में मजबूती से खड़ा कर दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो पूरी तरह से शुभमन गिल की बैटिंग के नाम रहा। जरा इस नंबर को देखिए, 350। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट था उस मैच में। कप्तान ने अकेले ही आरसीबी के मशहूर बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी। महज 18 गेंदों में 43 रनों की वो विस्फोटक पारी, बैक टू बैक छक्के और चौकों ने आरसीबी के बॉलर्स पर जो दबाव बनाया वो वाकई देखने लायक था। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक दिन का चमत्कार नहीं था। इस सीजन में गिल की फॉर्म जबरदस्त रही है। सामने आंकड़े देखिए, पंजाब के खिलाफ 27 गेंदों में 39 रन, दिल्ली के खिलाफ 45 में 70 और लखनऊ के सामने 40 गेंदों में 56 रन। ये कंसिस्टेंसी ही उन्हें ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे रखे हुए है। और सबसे बड़ी बात, इस तेज खेल से गुजरात का नेट रन रेट भी काफी सुधर गया है। चलिए अब बात करते हैं मैच के तीसरे अहम पहलू की, भुवनेश्वर कुमार की उस जादुई गेंदबाजी की। भले ही आरसीबी हार गई, लेकिन एक खिलाड़ी के व्यक्तिगत प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम बात कर रहे हैं 36 साल के भुवनेश्वर कुमार की। सीजन शुरू होने पर कई लोगों ने उनकी उम्र को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन आंकड़े खुद बोलते हैं। 9 मैचों में 17 विकेट, वो भी सिर्फ 7 की इकोनॉमी से। और अब वो पर्पल कैप होल्डर बन चुके हैं। उन सभी आलोचकों के लिए इससे बेहतर जवाब क्या ही हो सकता है। अब यहां जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है इन विकेट्स के नाम। भुवनेश्वर ने अकेले ही गुजरात के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। 4 ओवर्स में महज 28 रन देकर 3 बड़े विकेट, वो भी किसके? साई सुदर्शन, शुभमन गिल और खतरनाक जोस बटलर को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां बाकी गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे, वहां उनका ये स्पेल सच में काबिले तारीफ था। मैच में सिर्फ बैट और बॉल का रोमांच नहीं था। हमारा चौथा पॉइंट उस कैच विवाद पर है जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। जेसन होल्डर ने रजत पाटीदार का जो कैच लिया, उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पूरा मुद्दा क्रिकेट के नियमों की अलग अलग व्याख्या का था। देखिए, एक तरफ लॉ 33.2 है जो बताता है कि एक फेयर कैच क्या होता है, और दूसरी तरफ है लॉ 33.3 जिसके मुताबिक अगर गेंद हाथ में रहते हुए जमीन को छू जाए तो बैटर नॉट आउट होता है। अंपायर ने आउट करार दिया, जिस पर मैदान पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं दिखीं। लेकिन खेल में आखिर में अंपायर का फैसला ही मान्य होता है, और वही हुआ। अब आते हैं आज के 5वें हिस्से पर, जितेश शर्मा के उस दिलचस्प बयान की तरफ। कई बार मैदान के बाहर कही गई बातें जब मैदान के प्रदर्शन से नहीं मिलती तो स्थिति काफी अजीब हो जाती है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में आरसीबी के बल्लेबाज जितेश शर्मा ने एक बहुत ही साहसिक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि वो दुआ करते हैं कि उनकी टीम का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए ताकि उन्हें आकर एक विनिंग नॉक खेलने का मौका मिले। और कहते हैं ना, दुआएं बहुत सोच समझकर मांगनी चाहिए। आरसीबी की बैटिंग सच में लड़खड़ाई, उन्हें वो मौका भी मिला, लेकिन स्कोर क्या रहा? महज 1 रन। दरअसल ये पूरे सीजन की कहानी रही है उनकी। 9 मैचों में 100 के मामूली स्ट्राइक रेट से सिर्फ 63 रन। यह साफ दिखाता है कि माइक पर बड़े दावे करना और मैदान पर उन्हें सच करके दिखाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है।
चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस मैच का टूर्नामेंट की ओवरऑल तस्वीर पर क्या असर पड़ा है। इस नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल काफी दिलचस्प हो गई है। पंजाब किंग्स अभी भी नंबर 1 की पोजीशन पर शान से काबिज है। आरसीबी को हालांकि ये तीसरी हार मिली है, लेकिन फिर भी वो दूसरे नंबर पर मजबूती से बने हुए हैं। उसके ठीक पीछे सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे और राजस्थान रॉयल्स चौथे नंबर पर हैं। टॉप 4 की ये रेस अब एकदम कांटे की टक्कर बन चुकी है। और इस बीच हम गुजरात टाइटंस के मोमेंटम को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते। जरा उनकी जीत की ये लिस्ट देखिए। दिल्ली कैपिटल्स को हराया, लखनऊ को मात दी, केकेआर को शिकस्त दी, चेन्नई सुपर किंग्स को हराया और अब टूर्नामेंट की सबसे मजबूत मानी जा रही आरसीबी को भी हरा दिया। एक अंडरडॉग टीम का ये विजय रथ सच में असाधारण है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबके जहन में है, क्या ये करारी हार आरसीबी के शानदार कैंपेन को पटरी से उतार देगी, या फिर ये वही वेकअप कॉल है जिसकी इन दिग्गजों को सख्त जरूरत थी ताकि वो और मजबूती से वापसी कर सके। क्रिकेट की यही अनिश्चितता तो इसे इतना खास बनाती है। आगे आने वाले मुकाबले यकीनन और भी धमाकेदार होने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे